बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आज न्यूमेरिकल एनालिसिस में बेटा हम एक न्यू चैप्टर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, या जिसका दूसरा नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वली स्पेस डाटा, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे लास्ट हम चैप्टर नंबर 3 में फाइनाइट डिफरेंसेस के मतलब बात कर चुके हैं। मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। और मुझे कमेंट्स करके लाजमन बताया करें कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं। चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू e⁻²x। मैं कहता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू 3 है, आप ये बताएं कि y क्या निकलेगा। तो आप कहेंगे जी ये कौन सी कोई मुश्किल चीज़ है। आप सिंपल यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दें और y का आंसर आ जाएगा e⁻6। मैं कहूँगा जी आपने बिल्कुल ठीक बताया है, ऐसे ही करेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है और उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो मुझे इस मरतबा गिवन है और वो सपोज ये है। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी तरह स्केलिंग भी कर देता हूँ, 2 3। यहाँ पर x की वैल्यू है जी हमारे पास 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर जब x 3 है तो अब आप मुझे बताएं कि इस कर्व के ऊपर हमारा जो y की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी। अब ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन की निस्बत टेक्निकल है, लेकिन फिर भी आई होप कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बता सकते हैं। आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर हम x इक्वल टू 3 के ऑपोजिट एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। ये वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को जिस पॉइंट पर जाकर कट करेगी उसके ऑपोजिट यहाँ पर हम y एक्सिस पर एक निशान मार्क करेंगे और वहाँ से हम आइडिया लगा लेंगे कि तकरीबन वैल्यू यहाँ पर जो इस कर्व के अकॉर्डिंग निकलेगी वो y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.3 या 2.4 होगी अप्रॉक्सीमेटली। मैं कहूँगा अभी भी तो नहीं, आपका आंसर ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा मज़ीद आपका लेवल बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास फिर एक फ़ंक्शन गिवन नहीं है और इस मरतबा ना मैं आपको ग्राफ बना के दे रहा हूँ और ना ही मेरे पास फ़ंक्शन गिवन है। इतना आपको बता देता हूँ कि आपके पास x की कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनके ऑपोजिट y यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके आपको दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ कि x 0 है तो आपका y 0 है। जब मैं कहता हूँ x मेरा 1 है तो y यहाँ पर 4 है। मैं कहता हूँ मेरा x जो है वो 2 है तो y मेरा 16 है, y मेरा 8 है। इसी तरह जब मैं कहता हूँ x 3 है तो y मेरा 12 है। फिर जब मेरा x 9 है तो y मेरा यहाँ पर 36 है। x अगर 10 है तो y 40 है। आपसे कहा जाता है कि x की इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये बताएं कि अगर x जो है वो यहाँ पर 2.7 हो तो y कितना निकलेगा। इस चीज़ को कहते हैं इंटरपोलेशन, जो आपने यहाँ पर सीखना है इस चैप्टर में। यानी कि इंटरपोलेशन से मुराद ये है कि आपको आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी जिसके लिए आपको y की कुछ ऑपोजिट वैल्यूज़ भी दी होंगी
आपने उन x की वैल्यूज़ के लिए y की कोई ऑपोजिट वैल्यू बतानी होगी जो x के ऑपोजिट निकलेगी। तो इस प्रोसीजर का नाम जो है वो इंटरपोलेशन कहलाता है। एक मज़ीद बात यहाँ पर, अगर x की मैं वैल्यू आपको कहूँ कि मेरे पास 11 है, तो आप ये बताएं y क्या है। अब चूँकि x इज इक्वल टू 11 आपका इन x की वैल्यूज़ की रेंज से बाहर है, यानी 10 से आगे है, तो इस मरतबा जो y की आप वैल्यू मालूम करेंगे इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन कहेंगे, ये इंटरपोलेशन नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर मैं कुछ एक दो फार्मूला जो है वो ड्राइव करने के लिए आपको बताऊंगा, उसको ड्राइव भी करेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, अब आपके ज़हन में अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो आपने इस तरह का क्वेश्चन देखे भी होंगे कि x की वैल्यूज़ भी दी हैं, y की वैल्यूज़ भी दी हैं। आपको कहा जाता है कि अगर x ये है तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू बताएं। वो आप, अगर आपको याद है तो आप ये सारा काम कर्व फिटिंग में करते थे। स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन लाइन जब आप निकालते हैं तो वहाँ पर कर्व फिटिंग है, फिर खाली रिग्रेशन लाइन नहीं है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी भी फिटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं है वहाँ पर। अगर मिसाल के तौर पर आपका जो फंक्शन है, ये जो वैल्यूज़ हों, ये ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा रिग्रेशन लाइन की ही के ज़रिए ही निकाली गई हों, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म का फंक्शन पढ़ते हैं। आपका ये फंक्शन x की वैल्यूज़ के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन है, हो सकता है जिसके लिए ये वैल्यूज़ निकाली गई हों। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में तो इतना नहीं बता सकती स्टैटिस्टिक्स आपको, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम ज़रूर सीखेंगे कि x की वैल्यू जिस तरह की मर्ज़ी दी हो, इसके पीछे जो सा मर्ज़ी फंक्शन दिया हो, तो आप y की वैल्यू किस तरह यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो चलें जी, इसको प्रॉपरली अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। मैंने लिखा जी कि इंटरपोलेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरमीडिएट कहीं नहीं के दरमियान वाली, बीच वाली वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरपोलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी फंक्शन की इंटरमीडिएट वैल्यू मालूम करते हैं ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दी होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टेबल गिवन होगा जिसमें x की चंद एक वैल्यूज़ आपको दी हैं जिनके अपोजिट y की आपको वैल्यूज़ गिवन हैं। अच्छा जी, आगे लिखा जी, देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ y, वैल्यू ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू xi बिटवीन x नोट एंड x n इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। जो मैं आपको यहाँ पर पहले बता दिया है कि ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए आप y की वैल्यू मालूम करें x की उस वैल्यू के लिए जो x नोट और x n के दरमियान है। क्योंकि इनके दरमियान होगी तो फिर ये इंटरपोलेशन कराएगी, इसके बाहर आप वैल्यू चूज़ करेंगे तो वो एक्स्ट्रापोलेशन कराएगी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन आउटसाइड द गिवन रेंज इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन, जो मैंने अभी आपको बताई बात। If the form of the function f of x is known, we can find f of x for any value of x by substitution। ये शुरू में जो मैंने आपको बताया कि अगर y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन तो e की पावर 2x है, तो मैंने कहा कि अगर हमारे पास फंक्शन की फॉर्म मालूम हो तो x की वैल्यू मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। आप जस्ट उसकी सब्स्टिट्यूशन करके x की वैल्यू को फंक्शन में पुट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया शुरू में कि अगर ये मेरे पास फंक्शन की फॉर्म मुझे मालूम है कि y इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x है, तो x की कीमत 3 पुट करके आंसर कितना आता है, ई रेस्ट पावर 6 आ जाता है। ठीक होगी बात। ये कहते हैं जी, बट इन मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डैट अक्कर इन इंजीनियरिंग एंड साइंस द फॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अननोन एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ टैबुलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ एक्स आई वाई आई। कहते हैं मतलब हम इंजीनियरिंग में या साइंसेस में, मतलब आप जब प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं किसी फर्म के साथ, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं होता कि आपके पास जो चंद एक टैबुलेटेड वैल्यूज़ आपको गिवन हो तो उन टैबुलेटेड वैल्यू से एग्जैक्ट फंक्शन आप बता सकें। मिसाल के तौर पर इन वैल्यूज़ को देखकर एग्जैक्ट फंक्शन के मतलब आपका बताना हर मरतबा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ये खैर आसान है। आपके पास ये y इक्वल टू 4x की
वैल्यूज़ हैं। ये जो टेबल है मैंने y = 4x से मिलकर से बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आसान है, ये लीनियर फंक्शन है, तो ये तो आप रिग्रेशन लाइन के कंसेप्ट से या स्लोप वगैरह निकाल कर भी आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन हर मरतबा मुश्किल होता, पॉसिबल नहीं होता। वैल्यू समटाइम पॉइंट में है, फिर वो एक जैसी नहीं आ रही। यहाँ पर तो चले डिफरेंस तकरीबन एक जैसा नज़र आता है स्लोप वगैरह का, तो आप उसे बआसानी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे मैंने लिखा है इन सच केसेस वी रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय अ सिंपल फंक्शन फाई एक्स कॉल्ड इंटरपोलेटिंग फंक्शन और स्मूथिंग फंक्शन। कहता है जब ऐसी सूरत हो कि आप यहाँ पर वो एग्जैक्ट फंक्शन तो मालूम नहीं कर सकते, तो फिर हम ये करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंपल फंक्शन फाई एक्स से, और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं इंटरपोलेटिंग फंक्शन या स्मूथिंग फंक्शन, विच अज्यूम्स द सेम वैल्यू एज दोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसकी वैल्यू तकरीबन वही होती हैं जो कि आपके पास एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स की ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन वो ओरिजिनल फंक्शन जो कि हमें मालूम नहीं है ना, यही तो मसला है इसका। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर इफ़ फाई एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल देन इट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। अगर आपका फाई एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन था, ठीक है, तो फिर ये जो इंटरपोलेशन कहलाएगी ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कहलाएगी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। सिमिलरली अगर फाई एक्स जो है वो फाइनाइट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज फंक्शन है, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन। अच्छा जी, आगे कहता है जी कि इवन थ्रू देर आर अदर मेथड्स लाइक ग्राफिकल मेथड ऑफ कर्व फिटिंग, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी पॉलिनोमियल इंटरप्रिटेशन यूजिंग द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस बाय डिराइविंग टू इम्पोर्टेंट इंटरपोलेशन फार्मूला विच are used often in all the fields by means of forward and backward differences of function। कहता है कि अगरचे ऐसा है कि यहाँ पर हम कई हमारे पास दूसरे मेथड हैं लाइक एज ग्राफिकल मेथड, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी ग्राफ की, मेथड ऑफ कर्व फिटिंग है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल इंटरप्रिटेशन की बाय यूजिंग कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। जो फाइनाइट डिफरेंसेस का कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम दो फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस फंक्शन। लेकिन जी इंटरपोलेशन के हवाले से आपने जो सबसे पहले फार्मूला पढ़ना है डैट इज़ द इम्पोर्टेंट, जिसकी डेरिवेशन भी आपको समटाइम पेपर में पूछ ली जाती है, ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। मैं फिर बता देता हूँ कि ये फार्मूला किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको एक टेबल वैल्यूज़ गिवन होंगी कुछ, उन टेबल वैल्यूज़ के बीच में से x की जो इंटरमीडिएट वैल्यू है यानी जो दरमियान में वैल्यू है वो गिवन होगी, उस x की वैल्यूज़ के ऑपोजिट आपने y की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो इस y की वैल्यू मालूम करने के लिए यानी इंटरपोलेशन के लिए जो हम फार्मूला पहला इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर अब डिस्कशन करनी है। ले बेटा जी, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि y = f(x) हमारा एक फंक्शन है which has the values x0, x1, xn up to xn as independent variables। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यूज़ हैं, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज़ दी y = f(x) हैज़ वैल्यूज़। और यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल या हमारा जो फंक्शन y = f(x) है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनका नाम y0, y1 up to yn है। यानी x0 के ऑपोजिट y0 है, x1 के ऑपोजिट y1 है, xn के ऑपोजिट yn है respectively। Let h be the interval of differencing between each value and these values of x be equidistant, that is xi is equal to x0 plus ih। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपने देखा है इंटरपोलेशन विद इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है ना, या इक्वली स्पेस डाटा के लिए है। इक्वली स्पेस डाटा का मतलब ये होता है कि x की हर वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 यहाँ तक तो ये इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन आगे मैंने लिखा है 3 के बाद फ़ौरन 9 लिख दिया, तो इस वजह से यहाँ पर ये अनइक्वल स्पेस आ जाएगा, ये इक्वली स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इक्वली स्पेस डाटा वो होगा जिसमें x की वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसलिए यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू ऐड की हैं वो इस तरह है, xi is equal to x0 plus ih, ठीक है। अगर आपको ये याद हो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म होती थी, an is equal to a0 plus n-1 d,
ठीक है ना। तो ये उसी तरह ही है यहाँ पर भी। अच्छा जी, फर्दर सपोज डैट वाई एक्स बी दी nth डिग्री पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो वाई एक्स है, जैसे मैंने ऊपर आपको बता के आया हूँ कि यहाँ पर जो इंटरपोलेशन है हम उन फंक्शन के लिए कर रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि कभी आपसे कोई पूछ लेता है कि ये जो ग्रोगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, ये किस तरह की पॉलिनोमियल के लिए है। तो याद रखिएगा कि वो जो पॉलिनोमियल है किस तरह की फंक्शन के लिए है। तो वो आपने याद रखना है कि ये आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री जो है उसके लिए है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है और फाइनाइट टर्म्स हैं। जैसे आप लिखते हो इस तरह वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास डिग्री 1 की, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। आप लिखते हैं वाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर लिखते हैं इस तरह 2/x प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये अब कोई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं रही। अगर आप इसी तरह लिख लेते हैं जी 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट एक्स, तो ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी पावर जो है वो आपके पास अंडर रूट में है, यानी 1/2 है पावर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है जिसमें पावर नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि जो पावर है, मिसाल के तौर पर पावर n है, तो पावर हमेशा ऑलवेज विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और आपके पास जो n है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। ये याद रखना आपने, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉइंट भी नहीं हो सकती, ये होती है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो आपने वाई ऑफ एक्स सेलेक्ट की है वो आपके पास nth डिग्री पॉलिनोमियल है। अब nth डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे वो n रूट होंगे, जिनको यहाँ पर हम लेट कर लेंगे x0 पहला रूट है। अब x0 पहला रूट है, तो इसका मतलब, जब रूट का मतलब ये भी होता है कि जब इस रूट को आप अपने इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो लें जी, सपोज डैट वाई एक्स बी nth डिग्री पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x सच डैट वाई आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n। देन अब यहाँ पर जो मैं वाई एक्स लेट कर रहा हूँ इस फंक्शन को, इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए, वो इस तरह हम लेट करेंगे। चूँकि ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है, तो देखो nth डिग्री पॉलिनोमियल है, पहली टर्म कांस्टेंट, अगली टर्म जो है वो इस तरह लिखी है हमने x माइनस एक्स नॉट इंटू a1 यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गया। अब x माइनस एक्स नोट क्या है, एक्स नोट इसका पहला रूट आ गया, ठीक है। इसी तरह अगली पॉलिनोमियल यहाँ तक ये रहेगी, तो ये लीनियर है, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, x माइनस एक्स नोट x माइनस x1, और ये साथ एक नया कोफिशिएंट आ गया। अब चूँकि ये दूसरा रूट x1 भी इसका है, तो फिर x माइनस एक्स नोट ये पहला रूट, फिर x माइनस x1 इसका दूसरा रूट आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, यहाँ तक पॉलिनोमियल आपकी होगी सेकंड डिग्री की। इसी तरह ही a3 आया, तो फिर यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो गई, x माइनस एक्स नोट x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू सोन चलता गया। और जब an आएगा तो फिर इसमें फिर ये n ब्रैकेट्स आएंगी, और आखिरी ब्रैकेट में जो नंबर आएगा वो n-1 होगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फार्मूले को इन्वेंट किया होगा जिसने पहली मरतबा, उसने इस तरीके से इसको लेट किया है, ठीक है। तो ये आपके पास इनको देख लें, तो ये आपकी टोटल n डिग्री की पॉलिनोमियल बनती है ये, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए आगे मैं ये करूँगा कि इसमें हम पहले x की जगह x0 पुट कर लेंगे। जब मैं x की जगह x0 पुट करूँगा तो जहाँ जहाँ पर x0 है वो वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी, ये सिर्फ एक आंसर आएगा a0। फिर मैं x की जगह x1 पुट करूँगा, जब x की जगह x1 पुट करूँगा तो फिर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, एक टर्म ये बच जाएगी पहली दोनों, ठीक है ना। फिर x की जगह x2 पुट करेंगे तो पहली दो टर्में बच जाएंगी और आगे सारी टर्में 0 हो जाएंगी। यहाँ पर x की जगह x2 पुट किया, ये सारा फैक्टर 0 हो गया। इसी तरह अगली तमाम टर्मों में जो x2 आएगा वो सारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह करेंगे जो आगे हम देख रहे हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू सोन xn इन 1 वी हैव, ये आ जाएगा y x0। जब x की जगह x0 पुट किया तो मैंने बताया जिस तरह पहली टर्म बचेगी तो वो आ जाएगी y x0 इज इक्वल टू a0, तो y0 का आंसर आ जाएगा a0 के बराबर। जब आप x की जगह x1 पुट करेंगे तो फिर मैंने बताया था कि आपके पास ये वाली टर्म बच जाएंगी। यहाँ पर था x माइनस एक्स नोट, तो x की जगह x1 पुट किया, x1 का मतलब है जो दूसरी वैल्यू थी या इसका दूसरा रूट जो है वो पुट कर लिया। आगे तमाम टर्में 0 हो गई, ये और पहली टर्म a0 ही है, वैसे ही a0 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था,
यानी एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ गया वाई ऑफ एक्स वन ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नोट। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने आगे सोल्व किया, कैसे, ये तमाम ज़ीरो ख़त्म हो गए, यहाँ से ये ए नोट को मैंने आगे बदल दिया वाई नोट में। क्यों, ये ऊपर देखें आपने निकाला है ए नोट किसके इक्वल है, वाई नोट के इक्वल है, तो यहाँ पर वाई नोट आ गया, आगे आ गया ए वन इज इक्वल टू एक्स, ए वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोट। वाई नोट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ए वन की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली वाई वन माइनस वाई नोट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नोट। ठीक है, ये आपके पास आ गई ए वन की कीमत। अब आगे इस वैल्यू को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, मैंने लिखा जी नाउ एज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम फाइनाइट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस का आपने चैप्टर 3 में पढ़ के आए थे, फार्मूला ये होता था डेल्टा वाई एन इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। ठीक है, अगर आप एन की जगह यहाँ पर जीरो पुट कर दें तो डेल्टा वाई नोट आ जाएगा वाई वन माइनस वाई नोट, यहाँ जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर आप नोट जीरो पुट कर दें तो एन जीरो, ये वाई डेल्टा वाई नोट आ जाएगा, ये वाई वन आ गया, वाई नोट आ गया, इसको मैं स्टार कह देता हूँ। ठीक है ना, असल में इसकी वाई वन माइनस वाई नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अभी हम। ठीक है ना, नाउ एज अबव वी सेट, आपने ऊपर अभी ये लेट करके आए थे कि एक्स आई जो है वो एक्स नोट प्लस आई एच के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर ये नीचे वाले डिनोमिनेटर एक्स वन माइनस एक्स नोट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, आई की जगह वन पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट, आई की जगह वन पुट कर दिया, वन एच बन गया, एक्स नोट को दूसरी तरफ माइनस कर दिया तो एक्स वन माइनस एक्स नोट इक्वल टू आ गया एच। ठीक है, ये स्टार की और डबल स्टार की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये एक्स में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से ए वन का आ जाएगा आपके पास फार्मूला, ऊपर आपके पास डेल्टा वाई नोट हो जाएगा और नीचे आपके पास एच आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए वन आ गया डेल्टा वाई नोट ओवर एच, और ये ए वन की कीमत आ गई डेल्टा वाई नोट ओवर एच। एक वैल्यू और निकालेंगे अभी हम ए टू की। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, ए वन कैसे निकला है, आपने एक्स की जगह एक्स वन पुट किया था, अब आप एक्स की जगह एक्स टू पुट कर देंगे तो एक्स ए टू की वैल्यू आ जाएगी। इस सूरत में ए टू के आगे जितने नंबर होंगे ए थ्री ए फोर अप टू सोन ए एन वो तमाम जीरो हो जाएंगे, ए टू तक जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए टू ए थ्री में जाके आता है एक्स ए टू में था, ए थ्री के साथ आपने देखा यहाँ पर ये ए थ्री में जो फैक्टर है ना एक्स माइनस एक्स टू मौजूद है, तो जब यहाँ पर आप एक्स की जगह एक्स टू पुट करोगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, और उसके आगे जितने भी फैक्टर हैं ए फोर ए फाइव वाले उन सब में एक्स टू मौजूद है। इसे पीछे पीछे देखें कहीं पर एक्स टू नहीं लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए ये पहली तीन टर्में बच जाएंगी, बाकी तमाम टर्में जीरो हो जाएंगी सारी। जब आप एक्स की जगह यहाँ पर एक्स टू लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स टू जीरो हो गया, ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ पर एक्स की जगह एक्स टू पुट कर दिया, ये आ गया ए नोट, ए वन के साथ यहाँ पर था एक्स माइनस एक्स नोट, ए वन का जो कॉफिशिएंट था एक्स माइनस एक्स नोट, तो एक्स की जगह एक्स टू पुट किया, ये बन गया। ए टू के साथ दो कोफिशिएंट थे, दो यानी ये ब्रैकेट्स थी, पहली में था एक्स माइनस एक्स नोट, फिर था एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स की जगह एक्स टू पुट किया, यहाँ पर भी एक्स की जगह एक्स टू पुट कर दिया आपने, और आगे ए थ्री ए फोर तमाम के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे। अच्छा, अब ये वाई की वैल्यू एट एक्स टू, इसको हम लिख सकते हैं वाई टू, इसको मैंने वाई टू लिख लिया, ये ए नोट आ गया, ये वाली तमाम एज इट इज़ आ गई, ज़ीरो ख़त्म हो गए सारे। ठीक है, अच्छा जी, वाई टू आ गया ए नोट प्लस ए वन एक्स टू माइनस एक्स नोट ए टू, ये दोबारा मतलब वही स्टेप मैंने पीछे वाला लिख लिया दोबारा, एक्स टू माइनस एक्स नोट एक्स टू माइनस एक्स वन। अब मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, एक्स टू माइनस एक्स नोट की, एक्स टू माइनस एक्स वन की। मैंने लिखा कि एज़ हमने ये एक्स आई जो था वो ये लेट किया था एक्स नोट प्लस आई एच के बराबर, तो यहाँ पर अब मैं आई की जगह टू पुट कर रहा हूँ, टू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स टू इक्वल टू एक्स नोट प्लस टू एच, यहाँ से एक्स नोट को दूसरी तरफ माइनस कर दें, एक्स टू माइनस एक्स नोट आ जाएगा टू एच के बराबर, तो इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट एक्स टू माइनस एक्स नोट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, टू एच के बराबर आ गई। आगे मुझे वैल्यू चाहिए एक्स टू माइनस एक्स वन की, तो एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स नोट को माइनस भी किया और प्लस भी कर लिया, माइनस प्लस किया, ये आगे इसको इन दोनों को पहले एक ब्रैकेट में लिख लिया, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये लिख लिया एक्स, ये बन जाएगा एक्स वन माइनस एक्स नोट। अभी आपने ऊपर देखा है एक्स टू माइनस एक्स नोट बराबर है टू एच के, और पीछे भी आप देख के आए हैं एक्स वन माइनस एक्स नोट बराबर था एच के, दोबारा नहीं तो यहाँ पर आप आई की जगह वन पुट कर लें, ये आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एच को दूसरी तरफ आई एक्स नोट को पीछे ले जाएंगे तो एक्स वन माइनस एक्स नोट आ जाएगा एच के बराबर, तो ये इसकी जगह टू एच लिख दिया, इसकी जगह एच लिख दिया, दोनों को डिफरेंस किया, ये आ गया एच के बराबर आपके पास। ठीक है, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन का जो डिफरेंस है वो एच के बराबर आएगा, और ये हर मरतबा सेम होगा। उसकी वजह क्या है,
मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज़ एच। इसका मतलब क्या है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग का? एच का मतलब है, या दूसरे अल्फाज में हमने कहा था कि ये इक्वली स्पेस डाटा के लिए। अब इक्वली स्पेस डाटा का मतलब समझ लें। देखो जी, x1 का मतलब है कि ये x2 के बिल्कुल पीछे वाली वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू है, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा? h का होगा। अब आप गौर करो, यहाँ पर x2 माइनस x नोट का डिफरेंस क्या है? 2h है। वो क्यों डिफरेंस 2h है? x नोट x2 से 2 मरतबा पीछे है, यानी इससे पीछे आएगा x1, फिर उससे पीछे आएगा x नोट, तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2h। अगर फर्ज करो आपने x3 माइनस x नोट का डिफरेंस मालूम करते तो 3h आना था। अगर आप x3 माइनस x1 का डिफरेंस मालूम करेंगे तो x3 और x1 का डिफरेंस कितना आएगा? 2h आएगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गई होगी बात की। तो x2 माइनस x1 का डिफरेंस आ गया h के बराबर। ठीक है, अब मुझे ये तमाम वैल्यू चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए x2 माइनस x नोट की वैल्यू, वो आगे 2h के बराबर। यहाँ पर भी 2h लिख दूंगा, यहाँ पर h आ जाएगा। a नोट की वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूँ, उन तमाम वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट गया तो ये देखें ज़रा, आपके पास पीछे अभी हम निकाल के आए हैं कि a नोट का आंसर था y नोट के बराबर। a1 का आंसर अभी हमने निकाला है डेल्टा y नोट ओवर h। इन तमाम वैल्यूज़ को अपने आप y2 में पुट कर दें, तो y2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखा था a नोट की जगह आ गया y नोट। यहाँ पर लिखा था ये वाला जो सारी वैल्यू थी ये a1 की वैल्यू थी, a1 का ये वाली वैल्यू आ गई। आगे यहाँ पर लिखा था x2 माइनस x नॉट, तो उसकी जगह 2h बन गया। फिर आगे a2 आ गया, यहाँ पर 2 ब्रैकेट थी 1 2 के साथ, यहाँ पर था x2 माइनस x नॉट, वो 2h आ गया। और यहाँ था x1 माइनस x नॉट, वो आपके पास x2 माइनस x1, वो आ गया h के बराबर। सही है, ये तमाम वैल्यूज अपने उसमें फार्मूले में पुट कर दें। y नोट को दूसरी तरफ लाके माइनस कर दें, h से काट दिया, ये रह गया 2 डेल्टा y नोट, ये बन गया 2h का स्क्वायर a2। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर ये 2 डेल्टा y नोट वाली टर्म को दूसरी तरफ माइनस कर दिया, ये आ गया आपके पास इस तरह। डेल्टा y नोट का फार्मूला लगाया, वो आप जानते हैं डेल्टा y नोट क्या है? प्रीवियस, इससे नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, यानी y1 माइनस y नोट। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ पर ये वाली साइड वैसे कि वैसे ही एज इट इज़ लिख ली। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये 2y1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2y नोट हो गया, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये आ गया y2, ये आ गया माइनस 2y1, माइनस y नोट और प्लस 2y नोट कितना हो गया? y नोट आ गया, ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। अब ये सारा फार्मूला किसका है? ये y2 माइनस 2y1 प्लस y नोट। आप जानते हैं कि ये फार्मूला होता है डेल्टा स्क्वायर y नोट का। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले आपने याद रखने हैं। ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में ये सारी तीनों टर्में इसके बराबर होती हैं डेल्टा स्क्वायर y नोट के। ये आ गया 2h स्क्वायर a2। अगर अभी तक आपने चैप्टर 3 नहीं देखा तो उसको काइंडली देख लें, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। ये 2h स्क्वायर आ गया a2, ये आ गया यहाँ से। अब ये 2h स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड करवा देते हैं, तो a2 का फार्मूला ये आ गया। अब आप गौर करें कि a2 का फार्मूला क्या बन गया है। यहाँ पर a2 है तो डेल्टा के ऊपर स्क्वायर है और नीचे h के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 का फैक्टोरियल है, यानी a के नीचे 2 है तो डेल्टा के ऊपर स्क्वायर है और 2 का फैक्टोरियल है और h की पावर भी 2 है। बस इसी सिमेट्री को हम इस्तेमाल करेंगे। अब ले जी, तो a2 ये लिख लिया मैंने। कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस। a3 का फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा के ऊपर क्यूब आ जाएगा, y नोट आ जाएगा, h की पावर 3 बन जाएगी 3 फैक्टोरियल। इसी तरह an का फार्मूला बनेगा, डेल्टा की पावर n आ जाएगी, डेल्टा n, h की पावर n आ जाएगी, n फैक्टोरियल आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को हम अपनी पॉलिनोमियल जो थी nth डिग्री की उसमें पुट कर देते हैं। अब वो nth डिग्री पॉलिनोमियल में क्या लिखा था? सबसे पहले यहाँ था a नोट की वैल्यू आ गई y नोट, आगे लिखा था a1, तो a1 की वैल्यू ये आ गई डेल्टा y नोट ओवर h, और यहाँ था x माइनस x नोट, ये एज इट इज़ था। यहाँ था a2 सेकंड जो कोफिशिएंट कांस्टेंट था a2 की वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर y नोट, 2 का फैक्टोरियल h का स्क्वायर, और ये दोनों वैसे के वैसे आ गए। यहाँ था आगे a3 का फार्मूला निकाला हमने, डेल्टा 3 y नोट, 3 का फैक्टोरियल h की पावर n। अब टू सोन ये चलता गया जी। अब मज़ीद इस फार्मूले को थोड़ा सा हम आगे, ये फार्मूला वैसे बन गया है लेकिन इसको मज़ीद थोड़ा सा हम आगे करेंगे सॉल्व। मैंने कहा जी आप ऐसा करें, x माइनस x नोट ओवर h को p पुट कर लेते हैं। ठीक है, और p क्या है? एक रियल नंबर है, p इज़ एनी रियल नंबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगा ph प्लस x नोट, ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर वाले फार्मूले में x की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दें, x नोट प्लस ph। जहाँ जहाँ पर है आपने x की जगह ये पुट कर देना है x नोट प्लस ph, या आप ऐसे समझ लें x की जगह ये पुट कर लेते हैं, चले x की जगह ये पुट कर लेते हैं। ये आ गया x की जगह x नोट प्लस ph, ये आगे आ गया y नोट, ये डेल्टा y नोट ओवर h। इसकी जगह अब क्या होगा? देखो x माइनस x नोट, x नोट को इधर लाएँ तो x माइनस x नोट की वैल्यू निकलती है ph। ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मुझे चाहिए वैल्यू x माइनस x नोट की, x नोट को इधर लें,
ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू पी एच। इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, आ जाएगा डेल्टा वाई नॉट ओवर एच, आगे है x माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई पी एच। पी, ये एच और एच कैंसिल हो गए, ये क्या आपके पास बच जाएगा p इंटू डेल्टा वाई नॉट। ठीक होगी बात। आगे चलें, अब यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू आ गई पी एच दूसरे फैक्टर में, वो तो पी एच। आगे मुझे x माइनस एक्स वन की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस एक्स वन की वैल्यू, x आपके पास किसके बराबर है, x बराबर है एक्स नॉट प्लस पी एच के, तो x, इस x की ये वैल्यू पुट कर दी, और आगे क्या लिखा है माइनस एक्स वन। ठीक होगी बात ये। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एच माइनस, इन दोनों को मिला के माइनस कॉमन निकाल ली, ये रह गया एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अभी मैंने आपको पीछे बता के आया हूँ इसका ट्रिक अभी, कि एक्स वन और एक्स नॉट ये दोनों कंसेक्टिव वैल्यूज़ हैं। कंसेक्टिव वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस हमने रखा है वो एच का डिफरेंस रखा है, तो ये आ गया एच, एच कॉमन निकाल लेते हैं, ये क्या रह गया पी माइनस वन। ठीक होगी बात ये। इसका मतलब एक्स माइनस एक्स वन का जो आंसर बना है वो बना है एच टाइम पी माइनस वन। ठीक होगी बात ये। अब मेरे पास ये जो सेकंड वैल्यू है, ये जो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर है, इसकी जगह मैं ये तमाम वैल्यूज पुट करता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 का फैक्टोरियल एच का स्क्वायर। एक्स माइनस एक्स नॉट का आंसर निकला था अभी ये पी एच, पी इंटू एच, और एक्स माइनस एक्स वन का आंसर निकला है ये सारा नीचे एच इंटू पी माइनस वन। ये आ गया जी, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, एच इंटू पी माइनस वन। ठीक होगी बात ये। अच्छा जी, ये अब यहाँ से बस ये भी एच है, ये भी एच, एच का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल पी इंटू पी माइनस वन। अब आप गौर करें कि इन टर्म ऑफ पी जब हम बदल रहे हैं, तो अगर स्क्वायर है तो पहले क्या लिखना है, पहले p, फिर उसमें से p में से एक कम कर दिया। अगर क्यूब आएगा ना तो अब क्या होगा, p फिर p में से एक कम, फिर p में से दो कम, इस तरह होता जाएगा ये, और h वाले फैक्टर कम कटते जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, तो इसको सिमिलैरिटी को भी इस्तेमाल करके आगे आप इसी तरह लिख सकते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूँ। आप देखेंगे कि इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने पुट कर रहा था, पुट करने के बाद ये देखें ये आ गया डेल्टा वाई नॉट ओवर एच, इसको मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखा दिया, ये आ गया p इंटू डेल्टा वाई नॉट। आगे यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज़ पुट आउट की हैं, आगे डेल्टा क्यूब वाई नॉट 3 फैक्टोरियल एच क्यूब आ गया, इसकी जगह भी ये तमाम वैल्यूज़ पुट की हैं, वो यहाँ पर मैंने दिखाई नहीं है, लेकिन आपको मैंने जो टेक्निक बताई है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाई नॉट आ जाएगा, ये पी डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ये स्क्वायर वाली टर्म है तो आगे आएगा पी इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल। आगे आप अगर क्यूब वाली टर्म होगी तो क्यूब वाली टर्म में लिखेंगे पी में से एक कम, फिर पी में से दो कम, पी माइनस वन, पी माइनस टू, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जनाब मोहतरम आपके पास नीचे मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है, वहाँ पर सोल्व नहीं किया बीच में, लेकिन आप बस एक दो टर्म में सोल्व करके ये बता दें उसे कि भाई इस तरह हो जाएगा ये। तो ये इसकी nth डिग्री में आएगी, ये क्यूब तक आ गया, पी माइनस वन, पी माइनस टू, 3 फैक्टोरियल। अगर फर्ज करें आपने डेल्टा 4 वाई नॉट निकालना है तो वो बनेगा उसके साथ कोफिशिएंट पी माइनस वन, पी माइनस टू, पी माइनस थ्री ओवर 4 फैक्टोरियल। तो डेल्टा एन वाई नॉट का आंसर बनेगा पी माइनस वन, पी माइनस टू, पी माइनस थ्री अप टू सोन। अब एन है तो पी में से एक कम पीछे पीछे रहना आपने, देखो यहाँ पर 3 है ना, तो कहाँ तक गए हैं आप, 2 तक, पी माइनस टू तक, ये 2 है तो आप 1 तक गए हो, तो एन है तो एन माइनस वन तक जाएंगे आप। बात समझ आएगी कि नहीं आ गई आपको? तो ये इस तरह चलेगा आपके पास सारा ये काम। हेंस ये आपके पास फार्मूला दोबारा वही तमाम वैल्यूज़ को मैंने दोबारा लिख दिया। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 नाउन एज ग्रोगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको आप न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला कहते हैं। मज़ीद यहाँ पर इस फार्मूले को वैसे तो ये प्रूफ हो गया, ख़त्म हो गया, इसको मज़ीद सम टाइम ऐसे भी लिखा जा सकता है आसानी की खातर। कहता है जी इफ़ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी पुट, अगर आप इसके जो आखिरी टर्म है जो nth वाली टर्म है, nth टर्म, उसको इस तरह लिख लें, p के ऊपर ये ब्रैकेट में n लिख लें, ये पावर तो नहीं पढ़ेंगे इसे, बस इस तरह लिख लें p के पावर n, चले समझ लें आप, p की पावर n नहीं है, ये ब्रैकेट में n लिखा हुआ है। अगर इस सारी चीज़ को हम इस तरह लिख लें n, तो फिर जो पहली टर्म है p की पावर इस तरह ब्रैकेट में 1 जो है, यानी ये चीज़ ये p के बराबर आ जाएगी, p के ब्रैकेट में 2 इसको लिखेंगे p इंटू पी माइनस वन, पी की ब्रैकेट में 3 से लिखेंगे p इंटू पी माइनस वन, पी माइनस टू। तो ऊपर वाले फार्मूले में इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करें, यानी कि तो ये p, ये तो आ जाएगा p की ब्रैकेट में ऊपर 1,
इस सारे की जगह ऊपर लिखेंगे पी की ब्रैकेट में 2, फिर आगे आएगा पी की ब्रैकेट में 3, फिर ये इसका आएगा पी की ब्रैकेट में n। यानी ये फार्मूला अब आपका कुछ इस शक्ल में नज़र आएगा आपको। y यहाँ पर आपकी सॉरी आएगी वाई पी, क्योंकि अब ये फार्मूला इन टर्म ऑफ p बन गया ना पॉलिनोमियल p में। y नोट p डेल्टा y नोट, फिर p की ब्रैकेट में 2/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नोट, p की ब्रैकेट में 3/3 फैक्टोरियल अप टू सन p की ब्रैकेट में n/n फैक्टोरियल डेल्टा n y नोट। ठीक है, तो सम टाइम इस फार्मूले का प्रूफ इस तरह भी दे दिया जाता है और उसमें आपको फिर कहा जाएगा कि आप ये p एक रियल नंबर है, प्रूफ करें। ग्रोगरी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है, जबकि आपका जो p की ब्रैकेट में n है वो लिख के बताएगा कि ये इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये जनाब आपके पास आज के लेक्चर में हमने ग्रोगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला जो है वो पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रोगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के मुतालिक डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा वीडियो कैसी रही है, और शेयर कीजिएगा अपने दूसरे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।